नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, कहा एलएसी पर गश्त और बाकी मुद्दों पर 2020 की स्थिति होगी बहाल। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए रूस पहुंचे पीएम मोदी ने कजान में की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। समस्याओं के शांतिपूर्ण तरीके से समाधान पर दिया जोर। पुतिन ने कहा, हमारे बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी। कजान पहुंचे पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आपसी हित के मुद्दों पर हुई चर्चा। बुधवार को ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे शिरकत। वक्फ संशोधन विधेयक की जेपीसी बैठक में जोरदार हंगामा। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामे के माहौल के बीच कांच की बोतल फोड़ी। समिति ने बनर्जी को 1 दिन के लिए किया निलंबित। बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण होरामऊ आगर में एक निर्माणाधीन इमारत ढही। हादसे में 1 की मौत, 5 के फंसे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लंबे समय के बाद भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी। रूस के कजान में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। A bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow. दरअसल रूस का कजान शहर इस साल 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। पीएम मोदी बुधवार से शुरू हो रहे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान में हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति के साथ कजान में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर दोहराया कि संघर्ष के बजाय समाधान तलाशना जरूरी है। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत एकदम स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई द्विपक्षीय मुलाकात में आपसी तनाव को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं की ये मुलाकात कजान में ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन से पहले हुई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में रूस की द्विपक्षीय यात्रा की थी। उसके बाद अगस्त में उन्होंने यूक्रेन की भी यात्रा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि समय युद्ध का नहीं है। वहीं मुश्किल और चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारतीय पक्ष विकासवाद और ग्लोबल साउथ की आवाज को बहुपक्षीय मंचों पर बुलंद करना है। ब्रिक्स के बढ़ते दायरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी आशान्वित हैं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। संघर्ष ने विश्व की सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। असर विकासशील और ग्लोबल साउथ के देशों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में भारत वैश्विक मंचों पर प्रयासरत है कि समस्या का समाधान हो और दुनिया
सहयोग और मानवता की दिशा की ओर कदम बढ़ाए। कजान से आरिंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके अलावा पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। तो पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें बातचीत हुई। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी इस मुलाकात के दौरान बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। रात्रि भोज के दौरान एक संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इससे पहले कजान में भारतीयों ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया। कजान में भारत का उच्चायोग जल्द खुलेगा, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने जुलाई में की थी। उच्चायोग खुलने से रूस और भारत के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंचे। एयरपोर्ट पर भव्य औपचारिक स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर भारतीयों ने जबरदस्त तरीके से अभिनंदन किया। संस्कृत के श्लोक हरे राम हरे कृष्ण, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गर्मजोशी से भरा पूरा माहौल और इन सब के बीच भारत रूस के पारस्परिक संबंधों की मजबूत झलक। प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच बड़े उत्साह के साथ पहुंचे, सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। रूस में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए एक और उच्चायोग कजान में खुलेगा। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों नेताओं ने उच्चायोग को लेकर खुशी जाहिर की। वहीं भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगाढ़ता की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है, हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में विकसित हुए हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, क्रिटिकल तकनीक के आदान प्रदान में भी ये साझेदारी प्रगाढ़ है। वहीं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार को दोनों देश साल 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। कजान से आरिंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पीएम मोदी बुधवार से शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान में हैं। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने को लेकर उत्सुकता जताई। आइए आपको बताते हैं कि किन मायनों में खास होने जा रहा है इस बार का सम्मेलन और अपने गठन के बाद से लेकर अब तक ब्रिक्स ने क्या-क्या किया है। अपने गठन के बाद से लेकर ब्रिक्स समूह ने जहां सदस्यों के बीच सहयोग पर काफी प्रगति की है, तो ऐसे कई बड़े कदम उठाए हैं जिसका फायदा अन्य विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा है। ब्रिक्स देशों ने 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बैंक के माध्यम से विकासशील देशों ने अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं पर निर्भरता कम की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सदस्य देशों के लिए एक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों को आपातकालीन स्थितियों में विदेशी मुद्रा सहायता प्रदान करना है। ब्रिक्स ने हमेशा विकासशील देशों के हितों की वकालत की है, इसलिए जलवायु परिवर्तन, व्यापार संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर जोर दिया है।
ब्रिक्स समूह IMF और विश्व बैंक में विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। ब्रिक्स ने विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित किया है। ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान और विकास के लिए कई पहल की गई हैं, जिसमें ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नेटवर्क शामिल है। ब्रिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर भी मिलकर काम किया है। इस दिशा में ब्रिक्स आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर लगातार जोर देता रहा है। ब्रिक्स देश डॉलर पर वैश्विक व्यापार में निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स मुद्रा बनाने पर विचार कर रहा है और 2 सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने पर भी काम हुआ है। पिछले साल 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन काफी खास रहा था। 2023 के ब्रिक्स सम्मेलन के बड़े फैसलों की बात की जाए तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में समूह के विस्तार का फैसला किया गया और 6 सदस्यों को शामिल करने की पहल हुई, जिनमें से 5 सदस्य इस बार ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने का फैसला किया गया था। ब्रिक्स के विस्तार के पीछे सोच रही है कि ब्रिक्स को दुनिया के विभिन्न इलाकों तक विस्तारित किया जाए। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सतत विकास पर तेजी से काम करने की बात कही गई है, तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार की वकालत पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी के पहल पर ब्रिक्स देशों के बीच एक अंतरिक्ष अन्वेषण संघ के गठन का सुझाव दिया गया, जिस पर सहमति बनती नजर आई है। ब्रिक्स के मंच पर महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है, तो स्वास्थ्य में साझा शोध पर भी जोर दिया गया है। ब्रिक्स देशों ने कनेक्टिविटी बढ़ाकर परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर खासा फोकस किया ताकि सप्लाई चेन को निर्बाध रखा जा सके। अपने 15वें शिखर सम्मेलन तक ब्रिक्स कई बड़े पड़ाव हासिल कर चुका है, तो ऐसा आधार तैयार किया गया है जिसके द्वारा भविष्य में बड़े परिवर्तन लाए जा सके। अब विस्तारित ब्रिक्स समूह इस बार जिन बड़े फैसलों को लेगा, उससे भविष्य में विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के हित को संरक्षित करने में ज्यादा मदद मिलेगी। तेजी से बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिक्स समूह की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया में 2 बड़े संघर्ष चल रहे हैं, जिसकी छाया में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और इसीलिए शायद ब्रिक्स सम्मेलन की थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। सभी सदस्य देशों की कोशिश होगी कि आपसी हितों को संरक्षित करते हुए वैश्विक भलाई के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए। तो दुनिया भर की भी नजरें लगी होंगी कि आखिर ब्रिक्स का विस्तारित समूह जो पहली बार इस बैठक को आयोजित कर रहा है, क्या संदेश देता है दुनिया की बेहतरी को लेकर। कैमरा सहयोगी आनंद कुमार के साथ मैं आरिंद प्रताप सिंह, DD न्यूज, कजान, रशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान आपसी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के संबंधों सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने ब्रिक्स से संबंधित कई मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया। The two leaders had an extensive agenda to go over the whole range of bilateral issues, including trade, economic, energy, defense, connectivity, education, and people-to-people ties were discussed between the two of them. Regional and global issues of mutual concern also came up for discussion. The two leaders also exchanged views on several matters concerning BRICS, and President Putin expressed his appreciation for India's constructive attitude and contributions in concluding the documents related to the Kazan BRICS summit. विदेश सचिव ने बताया कि बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन संघर्ष पर भारत के प्रयासों को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की सराहना की। The leaders also shared perspectives on the ongoing conflict in Ukraine. Prime Minister reiterated that dialogue and diplomacy was the way forward to achieve resolution of the conflict. He briefed President Putin about his engagements with the Ukrainian leadership and noted that India stood ready
to contribute in bringing peace to the region. विदेश सचिव ने साथ ही बताया कि पीएम मोदी ने कजान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने मसूद पेजेश्कियन को राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई दी। इस मौके पर चाबहार बंदरगाह और INSC पर चर्चा केंद्रित रही। इसके अलावा दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के ताज़ा घटनाक्रम पर भी चर्चा की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने संघर्ष के हल के लिए संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। The discussion focused on key areas of cooperation, particularly the Chabahar port and the international north-south transport corridor, which are crucial for enhancing regional connectivity and economic partnerships. In fact, seamless connectivity in the region was a theme of this meeting. In this context, the recent signing of the long-term main contract for the development of the Chabahar port in Iran further strengthens the commitments of both countries toward collaboration in these sectors, which is in a sense also significant for the reconstruction and development of Afghanistan and for enhancing trade, economic and people-to-people linkages with the countries of Central Asia. और आइए अब बात करते हैं चुनावी राज्यों की सियासत की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के साथ गठबंधन की सियासत में आपसी रार भी चरम पर दिखने लगी है। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन के दलों में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर जारी है। विधानसभा के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस सब के बीच महाविकास अघाड़ी में चल रही टकराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच चल रही सीटों की खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के मुताबिक 25 से 30 सीटों के बंटवारे में दिक्कत है। वैसे खबर ये है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच खास तौर पर विदर्भ की 12 सीट को लेकर तनातनी चल रही है। दरअसल कांग्रेस के विदर्भ के नेताओं की दलील ये है कि जैसे ठाकरे की शिवसेना का गढ़ कोंकण है, वैसे ही विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए उसे ज्यादा सीटें चाहिए। ऐसे में अब दोनों के बीच के तनाव को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए शरद पवार सामने आए हैं। मंगलवार को उधर कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोरात को सौंपी, तो थोरात ने पहले शरद पवार से मुलाकात की और फिर वो मिलने के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे से। दोनों मुलाकातों के बाद कांग्रेस और एनसीपी पवार गुट दोनों का कहना है कि बैठक अच्छी रही और सीट बंटवारे का मसला जल्द हल हो जाएगा। बहुत सॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा जो कुछ जगह का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है। कितनी सीट को लेकर सर दिक्कत? नहीं इतने ज्यादा नहीं, इसमें बहुत थोड़े सीट से। क्या कब तक मामला सुलझ जाएगा? जल्दी सुलझाना पर इसको लिमिट है, टाइम लिमिट है ना हमारे पास। कब तक टाइम लिमिट दिया सर? टाइम लिमिट 29 तारीख तक तो नॉमिनेशन है। इसका मतलब इसका जल्दी करना पड़ेगा। कांग्रेस की चर्चा बाला साहब थोरात साहब यहाँ पे आए थे, बहुत पॉजिटिव हुई है। पवार साहब खुद इस विषय पे ध्यान दे रहे हैं। जयंत पाटिल साहब है, सुप्रिया तई है। अभी कांग्रेस का जो आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस इतनी जगह मांग रही है, इतने जगह पे वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, वैसे कुछ भी नहीं है। महाविकास अघाड़ी के नेता भले ही सब कुछ सुलझ जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी और तथाकथित उनके सहयोगी दल हैं, उनमें सहयोग कम और लड़ाई ज्यादा दिखती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें, सेवा भाव से हमें काम करना है, एक एजेंडा करना है, सब मिलके जो है देश सेवा में लगेंगे। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने इस बात का खंडन किया है कि वो गठबंधन से अलग हो सकते हैं। बातें और मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो शुरू हो ही चुकी है कि क्या कहीं सीट बंटवारे के घमासान का असर महाविकास अघाड़ी के राजनीतिक समीकरण पर न पड़ जाए। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और आइए एक बार फिर हम ब्रिक्स समिट की बात करते हैं। ब्रिक्स समिट से पहले पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हमने हमारे देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान हमने भविष्य के क्षेत्रों में संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। और आइए अब आपको लिए चलते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों पर पर्चे दाखिल किए जाने की शुरुआत हो गई है। झारखंड में भी इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर जारी रार नहीं सुलझ रही है। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी की नाराजगी के बाद मेल मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन मामला फिलहाल सुलझता नहीं दिख रहा है। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सियासी सरगर्मी और बढ़ गई है। सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। झारखंड में दूसरे चरण के तहत 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर निर्धारित है, जबकि पर्चों की स्क्रूटिनी 30 अक्टूबर को होगी। 1 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर जारी रार नहीं सुलझ रही है। इंडी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस द्वारा 70 सीटों पर लड़ने के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। इस ऐलान के साथ ही आरजेडी नाराज हो गई है और उसने गठबंधन से अलग होने की धमकी दी है। मेल मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन मामला फिलहाल सुलझता नहीं दिख रहा है। आरजेडी जहां मामला सुलझने की बात कर रही है, वहीं एनडीए इंडी गठबंधन पर हमला कर रहा है। आरजेडी से लोग हर खूब क्षुब्ध हैं। उनके गठबंधन की भी वही स्थिति है, चाहे वह बिहार हो, चाहे देश हो, चाहे वह झारखंड हो। झारखंड में भी उनके रहे बिना ही वहाँ कांग्रेस और झामुमो ने सीट बंटवारा कर लिया। इनको पता लगा तो भागे भागे फिर ही गए। वहाँ भी सिफारिश कर रहे हैं कि कैसे हो इनका सम्मान बच जाए। विपक्ष जिस तरीके से हरियाणा में हारा, उससे बड़ी हार की ओर अग्रसर होगा झारखंड में, तो मैं मानता हूं कि इंडी अलायंस तथाकथित एक बड़ी हार की ओर अग्रसर हो रहा है और एनडीए मजबूत सरकार पुनः झारखंड में बनाने जा रही। इस बीच कांग्रेस ने सोमवार देर रात 21 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। पार्टी ने मौजूदा विधायकों में जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी, जरमुंडी से बादल पत्रलेख, पौड़ियाहाट से प्रदीप यादव, लोहरदगा से रामेश्वर उरांव, झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता, जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार, हजारीबाग सदर सीट से मुन्ना सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है और उसने 81 में से 77 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। लेकिन इंडी गठबंधन की 3 प्रमुख पार्टियां जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, जिससे घमासान मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई जेपीसी की बैठक में एक बार फिर हंगामा हो गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामे के माहौल के बीच कांच की बोतल फोड़ दी। इससे कल्याण बनर्जी को खुद भी चोट आ गई। उनके इस आचरण के लिए उन्हें 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में मंगलवार को भी जबरदस्त हंगामा हुआ। जेपीसी की बैठक में विचार विमर्श के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने हंगामे के माहौल के बीच कांच की बोतल फोड़ दी। सूत्रों के मुताबिक जेपीसी की बैठक के दौरान जब जस्टिस इन रियलिटी कटक और पंचसखा बानी प्रचार मंडली कटक के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे थे, उस समय बैठक में जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल बिना बारी के ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी
कई बार अपनी बात रख चुके थे, लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर से बोलने का प्रयास किया तो भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उस पर विरोध जताया। इसे लेकर दोनों के बीच तीखी और जोरदार बहस हुई। सूत्रों के मुताबिक बहस के दौरान ही कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की पानी की बोतल को टेबल पर पटक कर फोड़ दिया। इससे कल्याण बनर्जी को चोट भी लग गई। इसके बाद उन्होंने बोतल के टूटे हुए हिस्सों को चेयरमैन की तरफ उछाल दिया। इस घटना के बाद तुरंत ही जेपीसी की बैठक को स्थगित कर दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद जेपीसी की बैठक फिर से शुरू हुई। इस घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। बाद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को उनके व्यवहार के लिए जेपीसी की बैठक से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इस जेपीसी में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, जिस तरह से उन्होंने फेंका, ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। कमेटी ने एक दिन के लिए उन्हें निष्कासित किया है क्योंकि उस पर वोटिंग हुई है। मुझे लगता है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। इससे पहले सोमवार को भी बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान विपक्षी दलों ने सरकार पर तमाम आरोप लगाए। इस दौरान कई बार सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से सवाल भी उठाए गए, जिस पर दोनों तरफ के सांसदों के बीच तीखी तकरार भी हुई। दरअसल वक्फ संपत्तियों के विनियमन, प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का आसान समाधान करने और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करने के लिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में ये विधेयक पेश किया गया था। हालांकि बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। नई दिल्ली से ऋषि कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने वाले मामले पर कड़ी निंदा की। डिफेमेशन केस में उनके क्वाशिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो कितना स्नेह करते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं भी बताने की ज़रूरत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश को बदलने का ख्वाब लेकर आए जरूर थे, हालांकि वो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर मात्र माफी विशेषज्ञ बन गए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बातें कही गई थी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से एक डिफेमेशन केस फाइल किया था। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, श्रीमान संजय सिंह जी, इन सबों ने कही थी बातें। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, वो सेशन कोर्ट के पास गए, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने भी उनके प्ली को रिजेक्ट किया, और कल वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके प्ली को रिजेक्ट किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों के हितैषी बनने वाले केजरीवाल किसान आत्महत्या से जुड़े मुद्दे पर भी माफी मांग चुके हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि लापरवाह रवैये के चलते कोरोना काल के दौरान हुई गोपनीय बैठक को केजरीवाल टेलीकास्ट तक कर रहे थे, जिस पर भी उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ी। 15 में किसानों की रैली हुई थी दिल्ली में, जिसमें एक किसान ने आत्महत्या की थी, उसमें उन्होंने माफी मांगा था। ये जो कोरोना की मीटिंग होती है, जो सीक्रेट मीटिंग होती थी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, उसको उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया। तो बाद में जब पीएमओ से कहा गया तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, नहीं करना चाहिए था। भाजपा नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का समापन मंगलवार को बिहार के किशनगंज में हुआ। इस दौरान गिरिराज सिंह ने किशनगंज में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूर्ण आबादी ट्रांसफर की बात मान लेते तो बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती। जो हमारे रहनुमा थे,
जिनको पंडित नेहरू कहा जाता था, वो अगर बाबा साहेब की बात मान लिए होते टोटल पॉपुलेशन ट्रांसफर का, ये दुर्दशा नहीं होती। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर गया है। जहां हमारी आबादी छोटी है, वहां जबरदस्ती लोटा जग के बदले बधना रखने को मजबूर कर रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, यानी धन, धरती और धर्म, तीनों को खतरा में पहुंचाया। और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान दाना की। इसके बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तूफान दाना के बृहस्पतिवार की रात को लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट को पार करने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। दाना ओडिशा तट के भीतरकनिका और धमरा के बीच दस्तक देगा। Impact will be there, strong wind will be there, heavy to very heavy, extremely heavy rainfall is likely. Fishermen total suspension of fishing activity from today onwards till 25th of October, and warning signal has been hoisted for the all ports of Odisha state. इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात के खतरे के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक की और जनता को आश्वस्त किया कि सरकार संभावित खतरे के प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी प्रशासन ने तूफान से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। Preemptive measures have been taken for the entire state. All the concerned departments have had their reviews. Honorable Chief Minister has also taken a review. हम लोग 85 टीम मौजूद करेगा। ये टीम में हमारा जो स्टेशन है वो स्टेशन का बोला है, ये 85 स्टेशन में हम लोग की टीम रहेगा। ओडिशा में सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ और ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की टीमों को तैनात किया जा रहा है। प्रशासन ने ओडिशा के कई जिलों में 23 से 25 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। इम्पेंडिंग साइक्लोन दाना के लिए हमारा फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन है। हमने सारा फील्ड टीम्स एवं सारा लाइन डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी अलर्ट कर चुके हैं एवं सारा साइक्लोन शेल्टर्स हमारा जो है टेम्पररी साइक्लोन शेल्टर्स एवं परमानेंट साइक्लोन शेल्टर्स सारे जगह पे बेसिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल द मशीनरी सफिशिएंट क्वांटिटीज रहे कि नहीं एवं फंक्शनल कंडीशन रहे कि नहीं, इसका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। जो है एज पर स्ट्रेंथ के हिसाब से फुल स्ट्रेंथ के साथ में हमारे यहाँ पे 2 टीम आई है। जितने भी जो है इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसके साथ हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके बाद जो भी डायरेक्शन या गाइडलाइंस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाएगा उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात 25 अक्टूबर तक ओडिशा के तट पर पहुंचेगा, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा चक्रवात से समुद्र की लहरें भी उफान पर आ सकती हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान की संभावित तबाही को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है। प्रदूषण का आलम यह है कि यहाँ हवा से लेकर पानी तक सभी प्रदूषित नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की काली चादर में लिपटी नजर आ रही है। प्रदूषण का आलम यह है कि यहाँ हवा से लेकर पानी तक सभी प्रदूषित नजर आ रहा है। यहाँ सांस लेना मना है तो पानी भी नहीं पी सकते। सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच गया है। दूर दूर तक धुंध की पतली चादर फैली हुई है। आंखों से ओझल होती दिल्ली, ये नज़ारे दिल्ली में आम हैं। दिल्ली का इंडिया गेट हो या आनंद विहार या फिर कनॉट प्लेस, सभी प्रदूषण की धुंध में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। इसका एक बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली को माना जा रहा है, जिसका धुआं दिल्ली का दम घोंट रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है।
अगर बात की जाए हवा की गुणवत्ता की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद राजधानी में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के दूसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही ग्रैप 2 की पाबंदियों के तहत 19 किलोवाट से कम क्षमता वाले पोर्टेबल डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक, पार्किंग शुल्क, CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील भी की गई है। जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य पर भी रोक जारी रहेगी और खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाने की अपील की गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़ रही है। ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट है ना, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡਿਬੇਟ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। पूरा प्रशासन और हमारी पूरी एग्रीकल्चर की टीम वो गांव-गांव में जाके फार्मर को अवेयर कर रही है। ब्लॉक लेवल की टीम है वो भी फ्लैग मार्च कर रही है और किसानों को हम समझा रहे हैं कि पराली ना जलाएं। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया है और उसमें झाग का सैलाब दिखाई दे रहा है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है। हालांकि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों यमुना नदी को लेकर फिर से चर्चा में है, क्योंकि यमुना में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यमुना नदी एक बार फिर से जहरीले झाग के सैलाब से ढक गई है। आगामी छठ पूजा से पहले यमुना नदी का बर्फनुमा सफेद झाग से भर जाना बताता है कि दिल्ली की आप सरकार यमुना को लेकर कितनी संजीदा है। दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार से सवाल पूछ रही है कि दिल्ली के यमुना की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है। DD न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने जहरीले झाग की सफेद चादर से ढके यमुना नदी का नाव से जायजा लिया। देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। मैं इस समय दिल्ली में यमुना में हूं और इस समय एक नाव में सवार हूं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि सफ़ेद सी एक लेयर दूर दूर तक इस नाव में के आसपास आपको दिख रही होगी। इस लेयर को देख के आपको तस्वीर तो बहुत खूबसूरत लग रही होगी कि ऐसा लग रहा होगा मानो कोई बर्फ़ की एक चादर बिछी हुई हो, लेकिन वास्तव में ये यमुना का वो प्रदूषित लेयर है, ये वो फोम की एक लेयर है जो दिल्ली की यमुना को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर रही है। लगभग कालिंदी कुंज का ये पूरा जो इलाका है, यमुना यहाँ से निकल रही है और चारों तरफ, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे आपको, चारों तरफ अगर आपकी नज़र जाएगी तो पूरी यमुना में लगभग इसी तरह की तस्वीर है। हर जगह आपको इस तरह के फोम दिखाई देंगे, वाइट फोम, और ये वो सफ़ेद चादर है जो यमुना को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर चुका है। और ये ऐसे वक्त पे जब देखिए त्योहारों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, दिवाली कुछ दिन में आ रही है और सबसे बड़ा जो पूर्वांचल का एक पर्व होता है छठ, जिसमें पूर्वांचल वासी जो है छठी मैया की आराधना करते हैं और इस दौरान वो उगते और डूबते सूरज का अर्घ देते हैं और अर्घ के दौरान वो बाकायदा आचमन करते हैं इस यमुना जल का। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस जल का, देखिए कई जगह तो पॉल्यूशन की वजह से ब्लैक फोम है और ये बताता है कि लेयर किस तरह से होगा। इस यमुना की तस्वीर को देखकर उनके दावे कितने हकीकत में तब्दील हो पाए हैं, ये वो सवाल है जो दिल्ली की जनता, जिन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना, वो उनसे पूछना चाहती है। दिल्ली की आबो हवा दूषित हो गई है, AQI का जो लेवल है वो ग्रेड 2 तक पहुंच चुका है और ग्रेड 2 में आने के बाद दिल्ली में जहां तक जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे में जहां वायु पॉल्यूशन है
जल पॉल्यूशन की एक तस्वीर भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। ऐसी पॉल्यूटेड यमुना का जिम्मेदार कौन है? और ये सवाल आज नहीं लगातार आपसे दिल्ली की जनता पूछती है, जिसका जवाब न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बल्कि मुख्यमंत्री आतिशी और परिवहन मंत्री गोपाल राय को देना होगा। और इस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के कालिंदी कुंज से कैमरामैन मोंटे सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 साल के लिए फिर से बहाल कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 साल के लिए फिर से बहाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे सिख समुदाय को उनके पवित्र स्थलों की यात्रा की सुविधा हमेशा प्रदान करती रहेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय फ्रांस के कान शहर में MIPCOM यानी कि मिपकॉम 2024 में इंडिया पैविलियन का उद्घाटन करने के लिए एकजुट हुए। इस समारोह में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव जयेश रंजन और फ्रांस के मार्सिले में भारत के महावाणिज्य दूत रूप ज्योति ब्रह्माकार जी उपस्थित रहे। इस मौके पर एक मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। इंडिया पैविलियन में प्रसार भारती विशेष भूमिका निभा रहा है। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी अंग्रेजी वैश्विक समाचार चैनल DD इंडिया का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने यूरोप और लैटिन अमेरिका में सार्वजनिक प्रसारकों के साथ चैनल के विस्तार करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। Our own penetration into markets beyond India. So some of these we do through a process of MOUs with other public broadcasters and other governments across the world. We have close to about 4 dozen, 45 or 46 MOUs with different countries, and for many of them we take their channels also onto our satellite distribution and provide them to our audiences on a reciprocal basis. We paid a little more attention to our streaming operations, digital operations, our own apps, as well as the News on Air app that I mentioned. But also now developing our own streaming service, which hopefully we should see launched by around this time the next month. केंद्रीय सरकारी पुस्तकालय संघ CGLA 2024 का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का विषय विकसित भारत के लिए विरासत, पुस्तकालयों और अभिलेखागार पर गर्व करना था। इसकी शुरुआत प्री कॉन्फ्रेंस ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र से हुई। सत्र में विभिन्न विचार मंथन सत्र आयोजित किए गए। सत्र में नीति आयोग, केंद्रीय सचिवालय, पुस्तकालय के साथ ही देश भर के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल शिक्षाविदों ने विकसित भारत के विजन की दिशा में सरकारी पुस्तकालय, अभिलेखागार और संग्रहालयों की दिशाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर सेटकॉम मॉनिटरिंग सेंटर के निदेशक दीपिका पोखरियाल ने कहा कि जब तक गांव शिक्षित नहीं होगा तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। आजकल जो टेक्नोलॉजिकली चेंज हुआ है, आज हम बात करें 30-35 साल में वर्ल्ड टोटली चेंज हो चुका है और हम लोग आज एक डिजिटल ईरा में जी रहे हैं। इस डिजिटल ईरा में लाइब्रेरीज कैसे अपना रिलेवेंस बनाए रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। आने वाले विकसित भारत में यदि हम कल्पना करें तो बिना विकसित गांवों के मुझे नहीं लगता कि हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। सीएम ने रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया और 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं व डिजाइनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान प्रदान किया। सीएम ने यहां लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं को दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान।
मुख्यमंत्री ने रेशम मित्र पत्रिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश ने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए पॉलिसी बनाई। इस फील्ड की संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक राज्य के रूप में भी अन्य राज्यों की तुलना में खड़ा कर सके, उसके लिए जो भी इंसेंटिव की व्यवस्था करनी, वो सब चीजें समयबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ता है तो मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को हम बहुत बेहतर तरीके से देश और दुनिया के सामने इस फील्ड में भी कर सकते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित बाबू सापल्या में भारी बारिश के बीच मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत ढह जाने से कुछ मजदूर वहां फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक की मौत भी हो गई है। बेंगलुरु पूर्व के डीसीपी डी देवराज ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों में से 14 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 5 अभी भी लापता हैं। वहीं कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि हम मालिक, ठेकेदार और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारतीय नौसेना की सामुद्रिक नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार के तीसरे संस्करण स्वावलंबन 2024 का आयोजन 28 से 29 अक्टूबर 2024 तक भारत मंडपम में होगा। सेमिनार के पिछले संस्करणों के दौरान अनुभव और ज्ञान के आधार पर इस बार नवाचार और स्वदेशीकरण के नए आयाम प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें वायु और सतह चौकसी, स्वायत्त शासी प्रणाली, एआई से जुड़े अत्याधुनिक उत्पादों का प्रदर्शन होगा। About 2,000 challenges that we have put out so far in the Swavlamban 1, which was 2022, 2022, 2023. In these two, we put out about 2,000 challenges, of which we've got the acceptance of necessity of the government for about 171, 172. And we've signed contracts that go to something like 1,194 crores already. भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास के तहत अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। यह अभ्यास 17 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास में सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी तकनीक पर आधारित हथियारों का उपयोग किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में आज से यातायात, परिवहन, सड़क सुरक्षा, बुनियादी ढांचे में सबसे प्रतीक्षित एक्सपो ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो 2024 के साथ साथ रोड इंफ्राटेक एक्सपो और पार्किंग इंफ्राटेक एक्सपो के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए हैं। जैसे जैसे भारत अपने सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है, ये एक्सपो 86 प्रदर्शकों को एक साथ लाया है, जो उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य अधिकारियों द्वारा बेहतर समाधान के साथ यातायात प्रबंधन, सड़कों और पार्किंग के दैनिक प्रबंधन में सुधार करना है और बदले में यात्रियों के लिए सुविधा में सुधार करना है। भारत में सड़क बुनियादी ढांचे में भारी सुधार के साथ यातायात बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जिससे भारत दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। 12th एडिशन है एंड सारे जो जनता नहीं बोलूँगी, जो भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं जो इसके साथ काम कर रहे हैं, रोड्स में हैं, वो यहाँ पे आए और देखें। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हमारी जनता की ज़रूरत है। अगर इंडिया को ज़रूरत है तो आज इस तरह ट्रांसपोर्ट होना चाहिए कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, ताकि बिजनेस भी बढ़े, मूवमेंट भी हो और इंडिया तरक्की कर सके। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी डेवलप्ड नेशन। लाई है सीसीटीवी कैमरास के लिए कि जितने भी सीसीटीवी कैमरास अब हिंदुस्तान में लगेंगे आने वाले समय में, सरकार के लिए मैंडेट हो चुका है। इनमें सब साइबर सिक्योर्ड प्रूफ और ट्रस्टेड सोर्स के द्वारा ये कैमरेस वेरीफाइड होने चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज़, कोई भी एक्चुअल इमेज नहीं दिख रही है, ये सब इसे 3D परसेप्शन कहते हैं। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें सारा का सारा 3D मैपिंग सिटी का या उस जंक्शन का एक परसेप्शन पे आ रहा है। इसके बेसिस के ऊपर हम गाड़ी की मूवमेंट, कोई ट्रैफिक वायलेशन, रेड लाइट वायलेशन हो गया या कोई रॉन्ग वे ड्राइविंग हो गई जिससे कंजेशंस कॉज होते हैं, वो कंजेशंस को प्राइवेट और साइबर सिक्योर्ड फॉर्म में देख सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2016 में डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम लागू किया। सरकार के इस कदम का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना, लैंड मैनेजमेंट प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। देश भर में अभी तक 6,26,000 लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, 223 लाख मानचित्रों का डिजिटलीकरण और 5,000 से अधिक सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। सूचना और प्रौद्योगिकी की मदद से ग्रामीण भारत के विकास में क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 6,26,000 से अधिक गांवों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया है। वर्ष 2016 से यह योजना 875 करोड़ रुपए के वित्तीय मदद से चलाई जा रही है। इससे भूमि संसाधन का उच्चतम उपयोग होगा, कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और विभिन्न एजेंसियों के साथ सूचना का आदान प्रदान हो सकेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से अभी तक 6.26 लाख लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, 223 लाख मानचित्रों का डिजिटलीकरण और 5,000 से अधिक सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक, जिसका उद्देश्य एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित या अवक्रमित भूमि की उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है, भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 2026 के 5 वर्षों की अवधि के लिए 8,136 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। इस योजना के वाटरशेड विकास घटक से अब तक लगभग 11.52 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी व्यवस्थित और प्रमाणिक लैंड रिकॉर्ड्स की जरूरत है और इसलिए ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी सही लाभार्थी को मिले, ये सुनिश्चित करने में लैंड रिकॉर्ड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमि संसाधन विभाग शहरी क्षेत्रों में भी भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के लिए शहरी आवास का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना के तहत विभिन्न राज्यों के 130 शहरों को शामिल किया जाएगा। केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए भूमि अभिलेखों तक निर्बाध पहुंच महत्वपूर्ण है। सही और सटीक भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुज यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पानी की मूलभूत आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पानी अत्यंत जरूरी है। साथ ही उन्होंने 2019 में शुरू हुए जल जीवन मिशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के आने के बाद से ग्रामीण समाज के 78% लोगों के पास पानी पहुंचा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने अक्टूबर 2024 में 1,000 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करने की शुरुआत की गई। ये केंद्र देश के लगभग सभी जिलों में फैले हुए हैं। जन औषधि केंद्रों की वृद्धि 10 वर्षों में 170 गुना से अधिक हुई है। अब इसकी संख्या 14,000 से अधिक हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने नए लोगो का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक समारोह में लोगो लॉन्च किया। बीएसएनएल का नया लोगो भारत के हर कोने में सुरक्षित, सस्ती और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य को दर्शाता है। इसके साथ ही बीएसएनएल ने 7 सेवाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें स्पैम फ्री नेटवर्क, नेशनल वाईफाई रोमिंग सेवा, IFTV, एनी टाइम सिम जैसी सेवाएं शामिल हैं। विजया किशोर रहाटकर ने NCW कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने रेखा शर्मा की जगह ली है।
एनआईए ने पंजाब में हुए आतंकी साजिश मामले में खालिस्तानी आतंकवादियों रिंदा और लांडा के प्रमुख सहयोगी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तरन तारन पंजाब के मोहाली स्थित एनआईए की विशेष अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए धमाके में 13 कर्मचारी घायल हो गए हैं। ये धमाका F6 सेक्शन में एरियल बम में हुआ, जिसकी वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बिल्डिंग के मलबे में कई कर्मचारी दब गए, जिन्हें निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। यूपी पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठने के बाद योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। डीजीपी की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर शूट आउट साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी। तो खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के